हेलो तो स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 2 जिसका नाम है क्या, साम्यवाद एवं समाजवाद, उसके ऑल सब्जेक्टिव को देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किए हैं कि इसके ऑल ऑब्जेक्टिव को देख लिए हैं, क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर 2 के ऑल ऑब्जेक्टिव को देख लिए हैं। और इस क्लास में क्या करेंगे कि ऑल सब्जेक्टिव को देखेंगे। अगर आप ऑब्जेक्टिव वाला क्लास को नहीं देखें तो जाकर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी लोग को बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी। और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पर आप सभी लोगों को सारे PDF दिया जाएगा। देखिए व्हाट्सअप ग्रुप पर जुड़ने के लिए उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और देखिए ये नंबर लिख लिया 88 097 और 90 571। इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, इधर से एक लिंक जाएगा और दबाकर जुड़िएगा, क्लिक करके जुड़ जाइएगा। चलिए बिना देर के हुए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि पूंजीवाद क्या है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि पूंजीवाद क्या है। देखिए पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके तहत उत्पादन के सभी संसाधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है। पूंजीवाद में क्या होता है कि उत्पादन के सभी संसाधनों पर किसका अधिकार होता है, तो पूंजीपतियों का अधिकार होता है। और वे कारखाने लगाने और उत्पादन करते हैं, और पूंजीपति वर्ग ही क्या करता है, तो कारखाना लगाता है और उत्पादन करता है। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीपति लाभान्वित होते हैं। देखिए इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जिसके पास पूंजी है, पूंजीपति वर्ग लोग ही क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं, अर्थात उनको अधिक लाभ मिलता है। इस अर्थव्यवस्था से पूंजीपति का लाभान्वित होते हैं, यानी उनको अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का हो गया था, पूंजीपति वर्ग क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है लघुत्तरीय, ये सब चल रहा है कि समाजवादी क्या है, समाजवादी दर्शन क्या है। देखिए इसका आंसर देखते हैं कि समाजवादी उत्पादन के मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देते हैं। देखिए क्या होता है कि पूंजीवादी में क्या होता है कि निजी होता है, पूंजीवादी में निजी होता है, अर्थात सभी संसाधन एक निजी व्यक्ति के हाथों में रहता है। लेकिन समाजवादी में क्या होता है कि यह निजी नहीं होता है, देखिए सामूहिक होता है। समाजवादी शोषण उन्मुख समाज की स्थापना चाहता है, समाज की स्थापना चाहता है। देखिए कि समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी संसाधन कारखानों तथा विपणन में सरकार का अधिकार होता है। देखिए पूंजीपति में पूंजीपतियों का अधिकार होता है, लेकिन समाजवादी में सभी सरकार का अधिकार होता है। देखिए और ऐसे अर्थव्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लाभ के लिए होता है। और ऐसे अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि उत्पादन निजी लाभ के लिए नहीं किया जाता है, समाज के लिए किया जाता है। विकास भी समाज के लिए होता है, केवल निजी और पर्सनल लाइफ के लिए नहीं होता है विकास। तो ये आप लोग समझ गए, समाजवादी और पूंजीवादी एक मिश्रित भी होता है, लेकिन उसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। देखिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ओवेन का संक्षिप्त परिचय देना है। देखिए आंसर देखते हैं इसका। इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। देखिए रॉबर्ट ओवेन कौन था, तो इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक था। इंग्लैंड में समाजवाद के प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन था। देखिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का परिणाम स्वरूप श्रमिकों के शोषण को रोकने हेतु, देखिए जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ तो श्रमिकों का अत्यधिक शोषण होने लगा, और उन्हीं को रोकने के लिए ओवेन ने एक आदर्श समाज की स्थापना का प्रयास किया। रॉबर्ट ओवेन ने क्या किया था कि जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ तो वहाँ के श्रमिकों का अधिक शोषण होने लगा, और उसी को देखकर रॉबर्ट ओवेन ने क्या किया कि एक आदर्श समाज की स्थापना किया। उसके स्कॉटलैंड को न्यू ल्यूनार्क नामक स्थान पर एक आदर्श कारखाना और मजदूरों का आवास की व्यवस्था की। उसने क्या किया कि मजदूर जो लोग कारखाने में काम करने जाते थे उनके लिए अच्छी व्यवस्था नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, तो क्या किया, अच्छे व्यवस्था कराया और रहने के लिए घर भी दिया। देखिए इनमें श्रमिकों को अच्छा भोजन दिया, क्या किया, अच्छा भोजन दिया, आवास दिया, उचित मजदूरी देने की व्यवस्था की गई, श्रमिकों की शिक्षा चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई, यानी पढ़ाई लिखाई और दवा रोग विरोग होगा तो दवा का भी व्यवस्था कराया गया। देखिए साथ ही काम के घंटों को घटाया गया और बाल मजदूरी समाप्त की गई, यानी बच्चों को काम पर नहीं रखा गया, बाल मजदूरी को ख़त्म कर दिया गया। वो ओवेन को इस
प्रयास से मुनाफा वृद्धि हुई, इससे वह संतुष्ट था। और जो रॉबर्ट ओवेन था, इससे क्या हुआ, उसको मुनाफा हुआ और इस वृद्धि से क्या था, तो वह संतुष्ट था। तो हम लोग समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 जो क्या था, तो रॉबर्ट ओवेन के बारे में था। रॉबर्ट ओवेन का संक्षिप्त विवरण जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो यही सब आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए सटीक है कोई आंसर, इतना आप लिख दीजिएगा तो आप लोग को 2 नंबर जरूर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1917 की क्रांति के समय रूस के राजवंश का शासक कौन था। 1917 में रूसी क्रांति हुआ तो वहाँ के शासक कौन था और इस शासक का स्वरूप क्या था। इस शासक का स्वरूप क्या था, देखिए उत्तर देखते हैं। यहाँ से लिखा हुआ है कि 1917 ईस्वी के क्रांति के पूर्व रूस में रोमनोव वंश का शासक था। 1917 से पहले किस वंश का शासक था, तो देखिए रोमनोव वंश का शासक था। इस वंश के शासक का स्वरूप स्वेच्छाचारी था और अपने विचार के थे। राजतंत्र था, राजा का शासन था। इस वंश के शासकों ने स्वेच्छाचारी राजतंत्र की स्थापना की, यानी अपने मन से चलाने वाले राजतंत्र की स्थापना किए थे। देखिए रूस का सम्राट जार अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि तो समझता था। जो रूस का सम्राट जार था वो क्या समझता था, तो अपने आप को ही ईश्वर समझता था। और देखिए और वह सर्वशक्तिशाली था और अपने को क्या मानता था कि हम ही सर्वशक्तिशाली हैं और राज्य की सारी शक्तियाँ उसी के हाथों में केंद्रित था। और पूरे रूस का शक्ति किसके हाथों में केंद्रित था, तो जार के हाथों में केंद्रित था। उसकी शान पर किसी का नियंत्रण नहीं था और उसके शान पर, उसके रौब पर किसी का नियंत्रण नहीं था। देखिए राज्य की अतिरिक्त वह रूसी चर्च का भी प्रधान था और रूसी में जो चर्च है, चर्च का भी प्रधान था। देखिए राज्य अतिरिक्त वह रूसी चर्च का भी प्रधान था और प्रजा जार और उसके अधिकारियों से भयभीत और त्रस्त रहती थी। जो वहाँ के प्रजा थे वो जार और जार के अधिकारियों से क्या थे, तो डरे हुए और भयभीत रहते थे। तो ये हम लोग समझ के 1917 के क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था और उसका स्वरूप कैसा था, तो वही बताइएगा आप लोग स्वरूप में कि वो शासन करता था, लेकिन क्या करता था कि लोगों पर दबाव बनाता था और अपने मन का करता था। वो अपने आप को सर्वशक्तिशाली मानता था, ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता था। यही सब लिख देना इसमें, तो लिख दीजिएगा। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, ये समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन है कि निहिलिस्ट से आप क्या समझते हैं। निहिलिस्टों से आप क्या समझते हैं, देखिए निहिलिस्टों से आप क्या समझते हैं, रूस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए निहिलिस्ट आंदोलन रूस में हुआ था। देखिए यहाँ से आंसर देखते हैं कि रूसी नागरिकों का एक वर्ग ऐसा था। देखिए रूसी नागरिकों का एक ऐसा वर्ग था जो चाहता था कि रूस की सुधार आंदोलन जार के द्वारा किया जाए। देखिए एक ऐसा वर्ग था जो चाहता था कि जार ही खुद करे सुधार का आंदोलन, और जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कई सुधार कार्यक्रम भी चलाया था। और जार अलेक्जेंडर जो द्वितीय था वो कई सुधारात्मक कार्यक्रम भी चलाया था, लेकिन परंतु इससे सुधारवादियों में संतुष्ट नहीं थे। लेकिन इससे जो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने सुधार का कार्यक्रम चलाया, उससे जो सुधारवादी थे, जो सुधार चाहते थे, वो संतुष्ट नहीं थे। देखिए वो संतुष्ट नहीं थे। देखिए इनमें से कुछ निहिलिस्ट आंदोलन आरंभ किए और उन्होंने जो संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने क्या किया था, निहिलिस्ट आंदोलन शुरू कर दिए। और ये निहिलिस्टों के नाम से जाने जाते थे। क्या, और वे लोग किस नाम से जाने जाते थे, तो निहिलिस्टों के नाम से जाने जाते थे। देखिए ये स्थापित व्यवस्था को आतंक का सहारा लेकर समाप्त करना चाहते थे। और जो स्थापित व्यवस्था था, जो जार निकोलस द्वितीय का स्थापित राजतंत्र था, उसे आतंक के सहायता से समाप्त करना चाहते थे। देखिए 1881 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या निहिलिस्टों ने कर दी। और जार अलेक्जेंडर द्वितीय का हत्या कब हुआ था, तो 1881 में। और किसने किया था, तो निहिलिस्टों ने किया था। देखिए इन निहिलिस्टों के विचारों से प्रभावित होकर क्रांतिकारी राजशाही के विरुद्ध एकजुट होने लगे। जो सभी क्रांतिकारी थे वो निहिलिस्टों के आंदोलन से प्रभावित होकर जारशाही यानी राज्य के खिलाफ एकत्रित होने लगे। तो ये हम लोग समझ गए निहिलिस्ट के बारे में। निहिलिस्ट के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा तो यही लिख दीजिएगा। ये प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाता है तो ये लिख दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बौद्धिक जागरण ने रूस की क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया। बौद्धिक जागरण ने रूस क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया। देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस में बौद्धिक जागरण हुआ। कब हुआ, तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रूस में बौद्धिक जागरण हुआ, जिसमें लोगों को निरंकुश राजतंत्र के विरोध बगावत करने की प्रेरणा दी जाती थी। उसमें क्या किया जाता था, देखिए
निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ बगावत करने की ट्रेनिंग दी जाती थी और अनेक विख्यात लेखकों और बुद्धिजीवों लियो टोल्स्टॉय, इवान तुर्गेनेव, फ्योदोर, देखिए इसमें कौन कौन भाग लिए थे वो दिया हुआ है, दोस्तोयेव्स्की, मैक्सिम गोर्की ने अपनी रचनाओं द्वारा सामाजिक अन्याय एवं भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था का विरोध कर एक नया प्रगतिशील समाज का निर्माण का आह्वान किया। रूसी लोग विशेष किसान और मजदूर कार्ल मार्क्स के दर्शन से गहरे रूप से प्रभावित हुए और वे शोषण और अत्याचार विरोध संघर्ष करने के तत्पर हो गए। इसमें क्या किया जाता था कि लोगों को तैयार किया जाता था अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, और जो मजदूर और किसान लोग थे वो किससे प्रभावित हुए तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से प्रभावित होकर वो भी अत्याचारों के विरोध संघर्ष करने के लिए तत्पर हो गए। ये समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि मेंशेविक और बोल्शेविक के विषय से आप क्या समझते हैं। मेंशेविक, देखिए रूस में 2 दल था, एक मेंशेविक था और एक बोल्शेविक था। इनसे आप क्या समझते हैं। देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस के राजनीतिक दलों का उत्कर्ष हुआ। क्या हुआ। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रूस में राजनीतिक दल का आगमन हुआ है, यानी उत्कर्ष हुआ है। कार्ल मार्क्स ने एक प्रसन्न और समर्थक लेखा न्यू 1883 रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किया। क्या किया था। कार्ल मार्क्स ने 1883 ईस्वी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना किया था और इस दिन से मजदूरों को संघर्ष के लिए संगठित करना आरंभ कर दिया। और उसी दिन से क्या किया कार्ल मार्क्स ने कि मजदूरों को संगठित करना आरंभ कर दिया था। देखिए उसके बाद फिर है कि 1803 में संगठनात्मक मुद्दों को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 2 दलों में विभक्त हो गई। और फिर क्या हुआ कि 1903 आया, जब 1903 आया तो सोशल डेमोक्रेटिक जो पार्टी था वो कुछ मुद्दों को लेकर दो भागों में विभक्त हो गई। मेंशेविक अल्पमत वाले जिसमें कम लोग थे मेंशेविक कहा गया, और बोल्शेविक जिसमें बहुत लोग थे उसे बोल्शेविक कहा गया। बोल्शेविक संवैधानिक रूप से देश के राजनीतिक परिवर्तन चाहता था। जो मेंशेविक था वो क्या था, संवैधानिक रूप से क्या करना चाहता था तो राजनीतिक परिवर्तन करना चाहता था तथा मध्यवर्गीय क्रांति के समर्थक थे और मध्यवर्गीय लोग इसमें शामिल थे। परंतु बोल्शेविक इसे असंभव मानता था, लेकिन बोल्शेविक उसे गलत मानता था तथा क्रांति के द्वारा परिवर्तन लाना चाहता था। और बोल्शेविक क्या चाहता था कि क्रांति के द्वारा परिवर्तन लाया जाए। देखिए इसमें और ऊपर देखते हैं, क्रांति के द्वारा परिवर्तन लाना चाहता था जिससे मजदूरों की विशेष भूमिका है और उनमें क्या हो तो मजदूरों की विशेष भूमिका हो। तो यही क्या था, बोल्शेविक और मेंशेविक में अंतर था। बोल्शेविक और मेंशेविक में यही विषय था। देखिए दोनों पार्टी पहले एक ही था लेकिन बाद में कुछ मुद्दों को लेकर बट गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ का प्रतिक्रांति क्यों हुआ। सोवियत संघ का प्रतिक्रांति क्यों हुआ। बोल्शेविकों ने सरकार ने इसका समापन कैसे किया और बोल्शेविक के सरकार ने इसका समापन कैसे किया। देखते हैं। देखिए बोल्शेविक क्रांति की नीतियों से वैसे लोग व्यग्र हो गए जिनकी संपत्ति और अधिकारों को नई सरकार ने छीन लिया। बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व से क्या हुआ कि वैसे लोग भी बेघर हो गए जिनकी संपत्ति और अधिकारों को कोई सरकार ने छीन लिया। देखिए जो सरकार क्या था, जो अधिक धनी लोग थे उनके धनों को छीन रही थी, तो वे लोग भी क्या किए तो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। अतः सामंत, पादरी, पूंजीपति, नौकरशाह सरकार के विरोध बन गए और पूरे जनता क्या हुआ तो सरकार के विरोध बन गए। चाहे वह पूंजीपति हो, चाहे वह किसान, मजदूर, सभी लोग क्या हुए तो सरकार के खिलाफ चले गए। वे सरकार का तख्त पलटने का प्रयास कर रहे थे। क्या कर रहे थे तो सरकार का तख्त पलटने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें विदेशी सहायता भी प्राप्त थी और उन लोगों को क्या थी तो विदेशी सहायता भी मिल रहा था। देखिए उसके बाद है लेनिन ने प्रतिक्रांतिकारियों का कठोरतापूर्वक, देखिए लेनिन ने प्रतिक्रांतिकारियों का यानी सभी क्रांतिकारियों का कठोरतापूर्वक दमन करने का निश्चय किया। देखिए इसके लिए चेका नामक विशेष पुलिस दस्ता का गठन किया और इसके लिए क्या किया कि पुलिस नामक दस्ता का गठन किया, चेका नामक पुलिस दस्ता का गठन किया।
और इनमें निर्माण पूर्वक हजारों षड्यंत्रकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया। और इसमें क्या किया गया कि हजारों षड्यंत्रकारियों को मौत का घाट उतार दिया गया। चेका के लाल आतंक ने षड्यंत्रकारियों की कमर तोड़ दी। और चेका के लाल आतंककारियों ने क्या किया, तो षड्यंत्रकारियों का कमर तोड़ दिया। देखिए, यह चेका नामक पुलिस संगठन का गठन किया था, लेनिन ने किया था। देखिए, ये जब लेनिन का सरकार बन गया तब का बात है, तो ये समझेंगे आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि खूनी रविवार क्या है। देखिए, आगे क्वेश्चन है कि खूनी रविवार क्या है, और यह अभी भी यही क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है। देखिए, 1905 में जापान जैसे छोटे एशियाई देश से जब रूस हार गया। देखिए, 1905 ईस्वी में जब जापान एशिया के एक छोटे से देश से हार गया तो क्रांति हो गए। क्या किए, तो रूस के लोगों ने क्रांति करने लगे। और 9 जनवरी 1905 को लोगों ने रोटी दो के नारे के साथ राजमहल की ओर प्रदर्शन करते हुए बढ़ने लगे। क्या हुए कि 9 मार्च को लोग रोटी दो का नारा लगाते हुए राजमहल की ओर बढ़ने लगे। देखिए, बढ़ने लगे। सेना ने इन निहत्थों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। और सेना क्या किया कि इन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर किया। बहुत सारे लोग, जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी थे, मारे गए। बहुत सारे लोग मारे गए। और वह रविवार के दिन के हुआ था। और यह घटना किस दिन हुआ था, तो रविवार के दिन हुआ था। तब से उस तिथि का रविवार अर्थात खूनी रविवार कहने जाने लगा। उसी दिन से क्या हुआ कि उसे खूनी रविवार कहा जाने लगा। चलिए, ये क्वेश्चन समझ गए आप लोग। खूनी रविवार ये 2 नंबर में पूछा जाता है, ये आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर क्रांति क्या है। देखिए, 9 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने केरेंस्की की सरकार का तख्त पलट किया। 9 नवंबर 1917 को क्या किया कि बोल्शेविकों ने केरेंस्की की सरकार को हटा दिया और तख्त को पलट दिया और रूस पर अधिकार जमा लिया। और क्या हुआ कि बोल्शेविकों का रूस पर अधिकार जम गया थे। तो वह नवंबर क्रांति, किंतु वो नवंबर में हुआ था, इसे नवंबर क्रांति भी कहते हैं। लेकिन किंतु रूसी कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर था। लेकिन रूसी कैलेंडर के अनुसार क्या था, तो ये अक्टूबर था, जिससे के कारण इसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं। इसके कारण क्या है, इसे अक्टूबर क्रांति भी हम लोग कहते हैं। तो ये आप लोग अक्टूबर क्रांति के बारे में समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन बड़ा शॉर्ट में लिखा गया है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और इतना आप लोग लिख दीजिएगा ना, ज़रूर 2 नंबर आप लोगों को मिलेगा। और ये सब PDF लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। चलिए आगे क्वेश्चन है। देखिए, आगे है यहाँ पर क्वेश्चन। देखिए कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। देखिए, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करना है। देखिए, रूसी क्रांति के प्रमुख 2 कारण थे। देखिए, पहला कारण क्या था, जार की निरंकुशता तथा मजदूरों की दयनीय स्थिति। क्या था, जार निरंकुश था और मजदूरों का दयनीय स्थिति था। देखिए, बारी बारी से दोनों को देखते हैं। देखिए, पहला है कि जार की निरंकुशता। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना बदल गई थी। यानी जो 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीति की जो संचालन था बदल गया था। राजाओं की शक्ति कम कर दी गई। राजाओं की शक्ति क्या तक कम कर दी गई थी। परंतु रूस का जार अभी भी पुरानी दुनिया में जी रहा था। देखिए, लेकिन रूस का जो जार था यानी राजा था, वो पुराना दुनिया में ही जी रहा था। वो अपना ही अधिकार कायम रखना चाहता था और राजा की देव था, अधिकार में विश्वास करता था। वो देखिए, वो देवी के देवीय सिद्धांतों में विश्वास करता था। वो अपनी शक्ति कम करने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने शक्ति को कम करने के लिए तैयार नहीं था और ही बढ़ाते ही जा रहा था। तो यही क्या था, तो रूसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण कारण था। देखिए, वो दैवीय सिद्धांतों में विश्वास रखता था। चलिए आगे क्वेश्चन है, दूसरा नंबर इसका है। देखिए कि मजदूरों का दयनीय स्थिति। रूस में क्या था, तो मजदूरों का बहुत ही दयनीय स्थिति हो गया था। देखिए, यहाँ पर रूसी क्रांति के पूर्व वहाँ के मजदूरों का अधिकार समय तक काम करने के बावजूद उन्हें मजदूरी कम मिलती थी। देखिए, वहाँ पर क्या हुआ था कि जो रूसी मजदूर थे उनको काम का घंटा अधिक था लेकिन मजदूरी कम मिलता था। मजदूरी इतनी कम मिलती थी कि वो उससे अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पाते थे। उनको मजदूरी इतना कम मिलता था कि वो अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाते थे। मालिकों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था और मालिक जो लोग थे वो मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार भी करते थे। तो मजदूरों का भी स्थिति बहुत ही दयनीय था रूस में। तो यही कारण क्या बना, रूसी क्रांति का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण बना। चलिए आगे देखते हैं
आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन की रूसी क्रांति। देखिए, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? रूसीकरण की जो नीति अपनाई गई वह क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? देखिए आंसर लिखा है यहाँ पर कि रूस में अनेक राष्ट्रों के लोग रहते थे। रूस में एक बड़ा देश है, वहाँ पर अनेक राष्ट्र के लोग रहते थे। साल्वा जाति के लोग की अधिकता थी। जो साल्वा जाति के लोग थे वो अधिक रहते थे। देखिए, फिन, पोल, जर्मनी, यहूदी आदि जातियाँ भी कमी नहीं थी, यानी यह जाति का भी संख्या कम नहीं था। देखिए, इनकी जाति तो अलग थी, लेकिन देखिए इन लोगों की जाति तो अलग थी, ये अलग अलग भाषाओं का भी उपयोग करते थे। ये क्या करते थे? अलग अलग भाषा का भी उपयोग करते थे। देखिए, अलग अलग भाषा का उपयोग करते थे। इनके रस्म रिवाज विभिन्न थे, अलग अलग थे, इनके रस्म रिवाज सब विभिन्न थे। ऐसी स्थिति में जार निकोलस द्वितीय ने इन लोगों पर रूसी के भाषा संस्कृति लादने का प्रयास किया और उन सब लोगों पर रूस की भाषा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। इससे अल्पसंख्यकों ने निराश फैलाने लगे। इससे लोग क्या हुए? नाराज होने लगे और जार के इस रूसीकरण का सभी अल्पसंख्यकों द्वारा विरोध होने लगा और लोग क्या करने लगे कि यह जार के रूसीकरण की नीति को विरोध करने लगे। इस नीति के विरोध 1863 में पोल ने विरोध कर दिया। तो इस नीति के विरोध 1863 में पोल नामक जाति ने क्या विरोध कर दिया, जिसे निर्दयपूर्वक दबा दिया गया। लेकिन क्या किया गया? उसे निर्दयपूर्वक दबा दिया गया। देखिए आगे, लेकिन यह भी क्या हुआ कि रूसीकरण का नीति भी आंदोलन में बहुत ही योगदान दिया। देखिए आगे क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि साम्यवाद। देखिए, साम्यवाद एक नई आर्थिक नीति एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? जो साम्यवाद थे एक नई आर्थिक नीति और सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? देखिए यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के पूर्व, जब 1917 के बोल्शेविक क्रांति हुआ उसके पूर्व विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था का बोलबाला था। उस समय क्या था? पूंजीवादी व्यवस्था। सारे देशों में कैसे व्यवस्था था? पूंजीवादी व्यवस्था का बोलबाला था, जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर व्यक्तित्व अधिकार माना जाता है। और उसमें क्या होता है? पूंजीवादी में उत्पादन के संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। लेकिन जब क्रांति सफल हुआ, रूस की क्रांति सफल होने के बाद रूस में साम्यवादी व्यवस्था कायम किया गया। रूस में क्या हुआ कि साम्यवादी व्यवस्था को कायम किया गई। इस व्यवस्था के तहत उत्पादन के सभी संसाधनों पर राज्य का अधिकार कायम किया गया, कायम करना है। देखिए, और जो समाजवादी व्यवस्था था इसमें क्या हुआ कि उत्पादन के सभी संसाधनों पर राज्य अर्थात सरकार का अधिकार कायम किया गया। देखिए आगे देखते हैं, इसमें श्रमिकों को अनेक श्रम के अनुसार परिश्रमिक दी जाने लगी। देखिए श्रमिक जो लगते हैं उनके श्रम के अनुसार अर्थात उनके मेहनत के अनुसार श्रमिक देने जाने लगा, अर्थात मजदूरी देने जाने लगा। देखिए इससे श्रमिक मन लगाकर काम करते थे और इससे क्या हुआ कि श्रमिक भी मन लगाकर काम करते थे और उत्पादन बढ़ने का प्रयास करते थे और उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करते थे। देखिए, और उत्पादन में सभी का भाग बराबर रहता था और उत्पादन में भी क्या सभी का भाग बराबर रहता था। यह व्यवस्था समाजवाद का एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। और क्या थी? तो यह समाजवाद का एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। देखिए, यह केवल पढ़ने में आकर्षक है। देखिए, किंतु व्यवहारिक रूप से देना कठिन है। देखिए, यही कारण था कि रूस में यह व्यवस्था लगभग नाकाम रही। क्या हुआ कि यह व्यवस्था नाकाम रह गई। आगे इसमें और दिया है नहीं। देखिए यही था 3 नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग समझिए। देखिए चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे? जो नई आर्थिक नीति था वो मार्क्सवादी के साथ समझौता था कैसे? देखिए यहाँ में दिया है आंसर कि लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति के सफल होते ही रूस में पूर्णतः मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार आर्थिक व्यवस्था लागू कर दिया। जो कार्ल मार्क्स चाहते थे वही लेनिन ने किया। लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति के बाद क्या किया कि रूस में पूर्णतः मार्क्सवादी सिद्धांतों को लागू कर दिया। लेकिन देखिए यहाँ पर और लिखा हुआ है, लेकिन जनता इसके लिए पहले से तैयार नहीं थी। लेकिन जनता जो थी इसके लिए पहले से तैयार नहीं थी। ऐसे लगा कि उत्पादन गिरकर पहले के मुकाबले बहुत हद
तक नीचे आ गया, लेकिन जनता तैयार नहीं थी और ऐसे लगने लगा कि जो उत्पादन था वो बहुत हद तक नीचे गिर गया है। बल्कि इतना तक हुआ कि अनाज सरकार को देने के बजाय किसान उसे जला देना बेहतर समझते थे। देखिए, जो किसान लोग थे वो अनाज अपने सरकार को नहीं देना चाहते थे और वो सरकार के देने के बजाय जला देना अच्छा समझते थे। चलिए, ये समझ गए, सरकार को नहीं देना चाहते थे। चलिए देखिए, इससे निपटने के लिए लेनिन ने कोई नई आर्थिक नीति लागू किया, एक नई आर्थिक नीति लागू किया। इस नीति के अनुसार किसानों को एक हद तक अपनी उपज का कुछ भाग बेचने की सुविधा दी गई। देखिए, नई आर्थिक नीति के तहत क्या किया गया कि किसान अपने पैदावार का कुछ हिस्सा बेच सकते थे। देखिए, और देखिए 20 श्रमिक को कारखाने को कोई भी निजी कारखाना चला सकता है। देखिए, 20 कर्मचारियों के कारखाने को कोई भी निजी रूप से चला सकता था। देखिए, लेनिन के इस कार्य का उसके विरोधी द्वारा आलोचना भी की गई, लेकिन जो यह लेनिन के कार्य था जो विरोधी लोग थे वो इसका आलोचना भी किए। देखिए, लेकिन उसने इसे यह कहकर टाल दिया, लेनिन ने उसे यह कहकर टाल दिया कि 3 कदम आगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 कदम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 कदम आगे बढ़ाकर 1 कदम पीछे चलना 2 कदम आगे चलने के बराबर है। देखिए, यह लेनिन का बहुत ही लाइन है, इम्पोर्टेंट लाइन है। देखिए, 3 कदम आगे बढ़ाकर 1 कदम पीछे हटना 2 कदम आगे चलने के बराबर ही है। तो यही समझिए। देखिए, लेनिन ने नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता किया था। कैसे? ये चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन समझते हैं। आगे क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। कैसे? देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें रूस हार गया था। रूस क्या हुआ था? हार गया था, और उससे क्या हुआ कि क्रांति में और बढ़ गई। देखिए, यहाँ पर आंसर देख लेते हैं हम लोग। आंसर लिखा है कि रूस में क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने में केवल प्रथम विश्व युद्ध में पराजय ही नहीं थी, बल्कि कुछ अन्य कारण भी थी। देखिए, युद्ध में रूस की हार नहीं हुई थी। जो युद्ध हुआ था उसमें रूस की हार नहीं हुई थी, बल्कि लेनिन ने क्रांति के बाद स्वयं युद्ध के हाथ खिंचा लिया। लेनिन ने क्या किया कि क्रांति के बाद स्वयं ही विश्व युद्ध से हाथ खिंचा लिया, अर्थात बाहर निकल गया और सैनिकों को वापस बुला लिया। कारण था कि देश की आर्थिक विकास के लिए शांति आवश्यक थी। और कारण क्या था कि देश के आर्थिक विकास के लिए शांति क्या थी? आवश्यक थी। देखिए, आवश्यक थी। इतना ही नहीं, उसने जर्मनी से अनाक्रमण संधि भी कर लिया जर्मनी से। वास्तव में क्रांति की जमीन पहले से ही तैयार हो रही थी। जो क्रांति की जमीन थी वो पहले से ही तैयार हो रही थी। 1805 में रूस का जापान से हार जाना, खूनी रविवार, रासपुतिन का षड्यंत्र, देश में फैल रही गरीबी, अन्य भाषियों पर जबरदस्त रूसी भाषा लादना आदि अनेक कारण ने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। देखिए, ये सब कारण है जो क्रांति के मार्ग को प्रशस्त किए, रूस के क्रांति में सहयोग प्रदान किए। देखिए, कौन कौन? खूनी रविवार, 1805 में रूस का हारना जापान से, और फैल रही गरीबी, अन्य भाषियों पर रूस का अपना भाषा लादना, ये सब क्या थी? तो रूस के क्रांति में सहयोग करने वाले अवैध थे। चलिए आगे समझते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। रूसी क्रांति के कारणों के बारे में विवेचना करना। देखिए, रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण है, बारी बारी से पहले एक को देखते हैं। देखिए, पहला कारण क्या है? तो पहला कारण है कि जार निकोलव का अयोग्य शासन। जो जार निकोलव था वो क्या था? तो एक अयोग्य शासक था। देखिए, 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना बदल चुकी थी। यूरोपीय राजनीतिक संरचना क्या हुआ था? तो बदल चुकी थी। राजा की शक्ति घट गई थी। राजा की शक्ति क्या हुआ था? घट गया था। परंतु रूस का जार अर्थात राजा अभी भी देव के सिद्धांतों को पकड़े हुए थे, अर्थात वह देव के अपने आप को देवता समझता था। तो वह अपने विशेष अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। जो अपना विशेष अधिकार था उसे छोड़ने का तैयार नहीं था। उसे आम जनता, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आगे,
उसे आम जनता की कोई चिंता नहीं थी, वह आम जनता का कोई चिंता नहीं करता था। उसके अफसर आयोग थे, जो उसके अधिकारी लोग थे आयोग थे। नियुक्ति का अधिकार योग्यता की जगह अपने लोगों के स्थान भरना था। देखिए जो वो नियुक्ति होता था वो क्या होता था, नियुक्ति में कोई भी योग्यता नहीं देखा जाता था, केवल अपने करीबी को ही रखा जाता था। स्वेच्छाचारी बढ़ गई थी, यानी स्वेच्छाचारी अपने मन का कार्य करते थे। जनता की स्थिति बदतर होती जा रही थी, और जनता की स्थिति क्या हो रही थी, बद से बदतर होती जा रही थी। लेकिन जो आजाद निकोलस द्वितीय था उसको इस पर कोई ध्यान नहीं था। देखिए ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण है मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों का दयनीय स्थिति देखिए, मजदूरों को अधिक घंटे तक काम कराना पड़ता था, अधिक घंटे तक काम करना पड़ता था। उसके एवज में यानी उसके अनुसार मिलने वाली मजदूरी इतनी कम थी कि वह उससे अपने परिवार का भरण पोषण कठिनाई से ही हो पाती थी। मजदूरी इतनी कम मिलता था कि वह अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाते थे। उसके साथ मालिक दुर्व्यवहार भी करते थे। हड़तालों पर प्रतिबंध था, यानी मजदूर लोग हड़ताल नहीं कर सकते थे। और उन्हें राजनीतिक अधिकारों को देखिए, उनके राजनीतिक अधिकारों को कौन कहे, किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे। और मजदूरों लोगों को किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त था। इसी कारण मजदूर भी क्षिब्ध हुए, अर्थात आंदोलन करने के लिए तैयार हुए। देखिए ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण समझते हैं। तीसरा कारण देखिए, तीसरा कारण है औद्योगिक क्रांति की समस्या। औद्योगिक क्रांति की समस्या देखिए, यूरोप देश जहाँ रूसी की औद्योगिक पिछड़ापन व्यवस्था थी। रूस में औद्योगिक भी बहुत ही पिछड़ा था। वहीं चूँकि पूंजी का अभाव था। क्यों पिछड़ा था? क्योंकि वहाँ पर पूंजी का अभाव था, जिससे विदेशी पूंजी के केवल बल पर कुछ उद्योग थे, और वहाँ पर विदेशी पूंजी के बल पर ही कुछ उद्योग लगे थे, लेकिन वे खास स्थानों पर ही अवस्थित थे। लेकिन वह कुछ खास स्थानों पर ही अवस्थित थे। विदेशी पूंजीपति अपनी आय बढ़ाने के चक्कर में मजदूरों का शोषण करते थे। जो विदेशी लोग थे वो अपने आमदनी बढ़ाने के लिए मजदूरों का शोषण करते थे। मजदूरों का असहाय थे। मजदूर भी क्या थे? तो असहाय थे। मजदूर असहाय थे और राजा बेफिक्र था। राजा क्या था? तो उसका कोई फिक्र ही नहीं था, और स्वतंत्र असंतोष व्याप्त था, और सभी ओर असंतोष फैला हुआ था। तो ये तीसरा कारण समझ गए रूसी क्रांति की। चौथा कारण देखते हैं रूसी क्रांति के। रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति भी अहम भूमिका निभाई रूसी क्रांति में। देखिए रूस में अनेक राष्ट्र के लोग निवास करते थे। ये विभिन्न भाषा बोलते थे, और इनकी रीति रिवाज भी अलग अलग थी। लेकिन जार यह कानून की सबको रूस अब पढ़नी और बोलनी पड़ेगी। जो रूसी का राजा था वो क्या एक कानून लाता था। वो कहता था उस कानून में कहता है कि सभी लोगों को रूसी भाषा पढ़ना पड़ेगा और रूसी भाषा ही बोलना पड़ेगा। इससे विभिन्न लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा, और जो विभिन्न लोग थे उन पर बुरा प्रभाव पड़ा। हलचल मच गई, और 1863 में इस नीति के विरोध भी हुआ। 1863 में क्या इस नीति के विरुद्ध हुआ, लेकिन उसे निर्दयपूर्वक दबा दिया गया। लोग में इसका भारी आक्रोश था। और यह भी क्या हुआ कि रूसीकरण के नीति का एक रूस के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। चलिए आगे देखते हैं रूसी क्रांति के अगला कारण है 5 नंबर, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। विदेशी घटनाओं का प्रभाव भी पड़ा रूस पर, और वो भी क्या तो रूस की क्रांति में अहम भूमिका निभाई। देखिए रूसी की क्रांति में विदेशी घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा। क्रीमिया के युद्ध में रूस का पराजित तो हुआ ही। क्रीमिया के युद्ध में क्या हुआ? रूस का पराजित हुआ ही। और 1905 में जापान से भी हार गया। जापान से हारने आग में घी का काम किया, और जापान में जब हारा तो वो क्या किया? जापान से हारना ही रूस का आग में घी डालने के समान कार्य किया। जार की ताकत का पोल खुल गया, और जार जो अपने आप को शक्तिशाली बताता था उसका शक्ति का पोल खुल गया। प्रथम विश्व युद्ध में रूस मित्र देशों की ओर से लड़ रहा था। जो रूस था वह मित्र देशों की ओर से लड़ रहा था। लेकिन सेना हार मोर्चे पर हार रही थी, यानी हार पर हार सेनाओं को मिल रही थी। इन सबों ने रूसी क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, अर्थात मार्ग को और साफ कर दिया। तो ये समझिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति क्या है। देखिए लेनिन ने देश की समाजवादी व्यवस्था देश के लोगों को पच नहीं रही थी।
जो लोग लेनिन ने देश में समाजवादी व्यवस्था लागू किया था वो लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी, पच नहीं रही थी देखिए। और एक पूंजीवादी विश्व के टकराना भी उसके लिए कठिन था, और पूंजीवादी विश्व से टकराना भी उसके लिए कठिन था क्योंकि पूरे विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था ही लागू था देखिए। अतः उसने 1921 ईस्वी में अपनी नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP जिसे नेप कहा जाता है घोषणा करनी पड़ी यानी लानी पड़ी। नई आर्थिक नीति निम्नलिखित 8 सत्र थे। क्या थे? 8 सत्र थे देखिए, जिनमें पहला है नहीं देखिए नई आर्थिक नीति में क्या क्या निर्णय लागू किया था। देखिए पहला है कि किसानों का अनाज हड़प लेने के स्थान पर यानी किसानों का अनाज लेने के स्थान पर उन्हें एक निश्चित कर देना व्यवस्था चालू किया और एक निश्चित कर देने की कही गई। अब किसान अपनी उपज का मनचाहा इस्तेमाल करने को स्वतंत्र हो गए और वो कर दे दे और उसके बाद जो भी अनाज बचता है वो अपना मनचाहा उपयोग कर सकते हैं। देखिए दूसरा है कि यद्यपि यह सिद्धांत की जमीन राज्य की है, देखिए ज़मीन तो राज्य की है, को काम करने हुए व्यवहारिक रूप से रूस से मान लिया गया कि ज़मीन किसान का है। देखिए जो रूस का ज़मीन है वो सरकार का है लेकिन व्यवहारिक रूप से किसानों का है। देखिए ये हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा है इसमें कि 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत उद्योग मान लिया गया। जो जिस कारखाने में 20 से कम कर्मचारी काम करते थे उसमें उसे व्यक्तिगत उद्योग माना जाता था और पुनः अपने कारखानों के मालिक बना दिया जाता था, और जैसे पहले था वैसे ही पुनः अपने कारखानों का मालिक बना दिया जाता था। ये होगा तीसरा नंबर। चलिए चौथा नंबर है देखिए उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दिया गया और काफ़ी छूट भी दिया गया। देखिए पाँचवा नंबर है कि सीमित तौर पर विदेशी पूंजी भी लगाई गई और विदेशी पूंजी को भी बुलाया गया लेकिन सीमित तौर पर बुलाया गया। देखिए 6 नंबर है व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा राजकीय एजेंसियों चलाने लगी और व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा राजकीय सरकारों ने चलाने लगी। देखिए ये हो गया 6 नंबर। 7 नंबर देखते हैं कि विभिन्न रास्तों पर बैंक खोले गए ताकि जनता को सुविधा हो और विभिन्न स्तर पर बैंक खोला गया ताकि जनता को पैसा जमा करने में सुविधा हो। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। जो ट्रेड यूनियन था उसके अनिवार्य सदस्यता को समाप्त कर दी गई। ये हो गया नई आर्थिक नीति का 8 नियम था। जो नई आर्थिक नीति का 8 नियम था उससे हम लोग समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स के जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स के जीवनी और सिद्धांतों का वर्णन करना है। देखिए कार्ल मार्क्स के सबसे पहले जीवनी के बारे में देखते हैं हम लोग। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को एक जर्मनी के यहूदी परिवार में हुआ था। उसका जन्म कब हुआ था? तो 5 मई 1818 को यहूदी के परिवार में हुआ था। मार्क्स के हाई स्कूल तक की शिक्षा ट्रियर और बाद की उच्च शिक्षा वार्नर विश्वविद्यालय से प्राप्त हुआ। देखिए मिडिल स्कूल अर्थात जो हाई स्कूल का शिक्षा वह ट्रियर स्कूल से लिया और बाद में उच्च शिक्षा के लिए वार्नर विश्वविद्यालय में गया। विधि शास्त्र में वह ग्रेजुएट था। विधि के शास्त्र में क्या था? तो वह ग्रेजुएट था कार्ल मार्क्स। बाद में उसने बर्लिन विश्वविद्यालय में दाखिल ली जहां उसकी मुलाकात हीगल से हुई और उसके बाद कहाँ गया? तो बर्लिन विश्वविद्यालय में गया और वहाँ उसकी मुलाकात हीगल से हुई, लेकिन विचारों से वह बहुत प्रभावित हुआ और हीगल के विचारों से वह कार्ल मार्क्स बहुत ही प्रभावित हुआ। देखिए उसके बाद समझिए 1883 में उसका विवाह जेनी नामक युवती से हो गया और 1883 में क्या 43 में क्या हुआ? 1843 में कार्ल मार्क्स का जन्म किससे हुआ? तो जेनिन से हुआ। जेनिन नामक युवती से हुआ जिसे वह पहले से ही जानता था और वह पहले से ही जेनिन को जानता था। अब उसकी रुचि राजनीति और समाज सुधार की ओर अग्रसर होने लगी और कार्ल मार्क्स का रुचि किस ओर बढ़ने लगा? तो राजनीतिक और समाज सुधार की ओर। देखिए उसने मार्टेस्कू और रूसो के विचारों का गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया। मार्टेस्कू और रूसो के सिद्धांतों का गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से पेरिस में सन 1844 ईस्वी के आसपास हुई। जब पेरिस में गया तो फ्रेडरिक एंगल्स से उसका मुलाकात हुई 1844 में। देखिए आगे देखते हैं इसमें एंगल्स के विचारों से प्रभावित हो
मार्क्स ने श्रमिकों के कष्टों का उनकी कार्य की दशाओं पर गहन विचार किया। और जो कार्ल मार्क्स है वो एंगल्स के विचारों से प्रभावित हुआ और जो श्रमिक के कष्टों और उनकी कार्यों की दशाओं पर गहन विचार करने लगा। देखिए उसने एंगल्स के साथ मिलकर कार्ल मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर 1848 में एक समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। 1848 में समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। उस घोषणा पत्र को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है और उसी घोषणा पत्र को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। और 1848 के उस समाजवादी घोषणा पत्र को मार्क्सवाद ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। देखिए अब मार्क्स विश्व के उन गिने चुने चिंतकों में एक माना जाने लगा क्योंकि उसने इतिहास की धारा को व्यापक रूप से प्रभावित किया। और कार्ल मार्क्स क्या हुआ, बहुत ही पॉपुलर हो गया और इतिहास को ही वो पलट दिया। देखिए कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल की रचना 1867 में की, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये हो गया कार्ल मार्क्स के हम लोग परिचय के बारे में पढ़ गए और उसके सिद्धांतों के बारे में पढ़ते। देखिए कार्ल मार्क्स ने अपने 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था जो निम्नलिखित है। देखिए उसके 5 सिद्धांतों को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए पहला द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। दूसरा है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। तीसरा सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत है मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और पांचवा है राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज का स्थापना। ये क्या था, तो कार्ल मार्क्स का 5 सिद्धांत था। ये हम लोग समझेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय समाजवादियों के विचारों का वर्णन कीजिए। यूरोप में जितने भी समाजवादी हैं उनके विचारों का वर्णन करना। देखिए सर्वप्रथम यूरोपियन समाजवादी, जिसे स्वपनदर्शी समाजवाद कहते हैं, देखिए का प्रादुर्भाव फ्रांस में ही हुआ। इस सिद्धांत का पहला व्याख्यात सेंट साइमन था। और इस सिद्धांत का पहला व्याख्यात कौन था, तो सेंट साइमन था। साइमन की मान्यता था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित होना चाहिए। और सेंट साइमन क्या कहता था कि राज्य और समाज को इस ढंग से संगठित होना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के स्थान पर मिलजुल कर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करें। देखिए सेंट साइमन क्या चाहता था कि लोग एक दूसरे का विरोध करने के बजाय मिलजुल कर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करें। समाज को चाहिए कि वह निर्धनों के भौतिक एवं दैहिक उत्थान के लिए काम करे। ये सेंट साइमन का विचार था। उसके बाद देखिए उसने घोषित किया कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार काम दिया जाए तथा प्रत्येक को उसके काम के अनुसार मूल्य दिया जाए। आगे चलकर यही हुआ कि समाजवाद का मूल नारा बन गया। और आगे चलकर क्या हुआ, तो यही समाजवाद का मूल नारा बन गया। फ्रांस का ही एक अन्य यूरोपीय विचारक चार्ल्स फूरियर था। और फ्रांस का एक अन्य जो था समाजवादी विचारक चार्ल्स फूरियर था। उसने क्या कहा देखते हैं। देखिए उसने कहा कि फैरिस औद्योगिक आधुनिकवाद का विरोध करता था। उसका मान्यता था कि श्रमिकों को छोटे नगर या कस्बों में ही काम करना चाहिए, शहरों में नहीं जाना चाहिए, छोटे नगरों या कस्बों में ही काम करना चाहिए। उसने किसानों को ही के हित में प्लांगस बनाए जाने की योजना रखी, लेकिन उसकी यह योजना सफल नहीं हो सकी। एक अन्य फ्रांसीसी चिंतक लुई वाला था। वह एकमात्र यूरोपियन था। क्या था लुई वाला? एक यूरोपियन था जिसने राजनीति में भी भाग लिया। और उसने राजनीति में भी भाग लिया था। उसने जो सुधार कार्यक्रम प्रस्तुत किया वह अधिक व्यवहारिक था। उसका मान्यता था कि आर्थिक सुधार देखिए वह चाहता था कि आर्थिक सुधार तो हो, लेकिन उसके पहले राजनीतिक सुधार होना आवश्यक है। आर्थिक सुधार के पहले क्या है, तो राजनीतिक सुधार ही आवश्यक है। यह लुई वाला का कहना था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एक महत्वपूर्ण यूरोपियन चिंतक जो गैर फ्रांसीसी था, रॉबर्ट ओवेन। उसने इंग्लैंड के स्कॉटलैंड में एक कारखाना लगा रहा था।
उसने श्रमिकों को अच्छी वेतन की सुविधा दी। अंत में उसने पाया कि बेहतर बढ़ने के खर्च तो बढ़ लेकिन मुनाफा भी काफ़ी वृद्धि हो। देखिए जो श्रमिकों पर खर्च किया तो खर्च तो बढ़ा, लेकिन जो मुनाफा हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुआ, वो भी मुनाफा भी काफ़ी वृद्धि हो गई। उसने विचार बनाया कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, और उसने अपना जो विचार प्रस्तुत किया और कहा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। अगर आप श्रमिक को लाते हैं और वह संतुष्ट है, अच्छे से आपसे खुश है, तो वह ज़्यादा काम करेगा। तो ये आप लोग समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें और है कि उपयुक्त सभी विचारकों ने वर्ग संघर्ष के बाद वर्ग सामान्य पर बल दिया। फिर भी अन्य चिंतकों का भी अपना योगदान है। ये ऐसे चिंतक थे जिन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों की समस्या पर निराकरण का प्रयास किए। मार्क्स ने इनकी विफलताओं से सबक लिया था। मार्क्स ने इनके विफलताओं से सबक लिया था। ये सब लोग जितने बार विफल हुए थे। तो देखिए बच्चों, ये हम लोग का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, और लंबा भी क्लास हो गया। इस क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिए। अगर आप लोग इस क्लास के पूरा देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए इस चैप्टर से कम ऑब्जेक्टिव कम से कम यहाँ से 4 पूछा जाता है, और सब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, तो सब्जेक्टिव कम से कम यहाँ पर 1 पूछा जाता है, और 5 नंबर का जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो भी 1 पूछा जाता है। देखिए यह 4 नंबर और ये 2 नंबर और ये 4 नंबर। देखिए ये टोटल कितने नंबर का चैप्टर है, 4, 4, 8 और 10 नंबर का टोटल चैप्टर है। ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग का 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। इसको कॉपी पर भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मेहनत पड़ेगा, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पर ये मैं PDF आप लोगों को दे दूँगा, वहाँ से याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए